अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साबिर शबीर है एंड मेरे साथ उमैमा समीर प्रेजेंटर है एंड वी बोथ आर वर्किंग एज पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपिस्ट एट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल आखा यूनिवर्सिटी। और आज का हमारा जो टॉपिक फॉर डिस्कशन है दैट इज एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स। जो कुछ मोडालिटीज हैं दैट वी यूज इन चेस्ट फिजिकल थेरेपी आर नेबुलाइजर्स, एक्यूपेला, फ्लटर, माउथपीस, पेप मास्क जो कि हमारे पास पेरिफेरल एयरवेज पे काम करता है। पेरिफेरल एयरवेज का मतलब है कि छोटी-छोटी नालियाँ। यहाँ सीधे हाथ की तरफ एक डायग्राम देखेंगे फेफड़े की, जिसके अंदर छोटी-छोटी जो नालियाँ हैं, जिसकी तरफ मेरा माउस जहाँ इशारा कर रहा है, इन नालियों पे वो काम करती है। इसके अलावा बबल पैप है जो जो भी इन छोटी-छोटी नालियों पे काम करता है। इसके अलावा हमारे पास रेस्पिरेटरी रेजिस्टिव डिवाइस है और स्पायरोमीटर है, जो कि हम यूजुअली रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि जो स्पायरोमीटर है हमारे पास, वो काम करता है सेंट्रल एयरवेज की तरफ। सेंट्रल एयरवेज का मतलब है, एक मिनट मैं सेंट्रल एयरवेज का मतलब है जहाँ मेरा माउस है इस वक्त, ये जो बड़ी नालियाँ हैं, उस तरफ काम करता है। और उन नालियों के जो एयरवेज हैं, उनमें कुदरती रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होते हैं, जो कि उसको ओपन अप ऑलरेडी रखते हैं। तो हमारा मेन टारगेट सेंट्रल एयरवेज कभी भी नहीं होता। और एक और डिसएडवांटेज स्पायरोमीटर का ये है कि वो एयर ट्रैपिंग कराता है, मतलब बलगम की वजह से हवा फँस जाती है नालियों में, जो कि अच्छा साइन नहीं है, अच्छी अलामत नहीं है। Okay, so next is particle mist size, which is very important. Particle mist size का मतलब है जब हम नेबुलाइजर यूज करते हैं तो जिसको धुआं है, जो धुआं का जो जरात है उसका साइज जो है ना वो बहुत ही पर्टिकुलर होना चाहिए। अगर उसका साइज एक्यूरेट नहीं है तो वो अच्छे से फेफड़े की कोने कोने तक नहीं जाएगा। तो जो हम धुआं का साइज है ना उसको हम मेजर करते हैं मास मीडियन एरोडायनामिक्स में, MMAD। तो आप जब भी नेबुलाइज़र खरीदेंगे उसकी सारी बुकलेट आती है जिसमें आप चेक करेंगे कि एमएमएडी मेंशन है कि नहीं। जो 1 माइक्रोन एमएमएडी साइज़ है, उस साइज़ का ज़रात सिर्फ़ नाक में जाके फँस जाता है उसके बालों में और फिर वो अंदर नहीं जाता। तो अगर आपका नेबुलाइज़र 6, 7, 4, 5 एमएमएडी का है तो वो तो जा ही नहीं रहा है अंदर तक, वो सिर्फ़ आपके ट्रेकिया में, गले में आकर फँस जाता है और वो अंदर तक नहीं जा रहा। तो अगर आपको बिल्कुल आपके छोटे-छोटे नालियों में स्मॉलेस्ट एयरवेज़ में अगर डालना है, तो उसके लिए आपको 0.3 म्यू माइक्रोन होना ज़रूरी है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 0.3 म्यू माइक्रोन। अगर आपका पार्टिकल साइज़ बड़ा है, तो वो नहीं जाएगा अंदर तक। जब भी आप नेबुलाइज़र खरीदें, तो उसकी जो साइज़ होनी चाहिए पार्टिकल की, ज़रात की, वो लेस देन 3 म्यू माइक्रोन्स होनी चाहिए। अगर इससे ज़ायद है, जैसे 4 या 5 है, तो वो फ़ायदेमंद नहीं है आपके बच्चे के लिए। या अगर ये भी लिखा है कि 3 से 5 है या 2 से 4 है, तो वो भी एक अच्छी रेंज नहीं। एग्ज़ैक्ट रेंज लिखी होनी चाहिए। और अगर ये मेंशन ही नहीं है पूरी बुकलेट में एमएमएडी, तो फिर वो नेबुलाइज़र सही नहीं है। ठीक है? जो हमारे पास बेस्ट नेबुलाइज़र है, जो कि हम रिकमेंड करते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस के पेशेंट्स को, दैट इज़ पारी नेबुलाइज़र, जिसकी पार्टिकल में साइज़ एप्रोप्रिएट है 0.27 माइक्रॉन्स। और इसका एक और ये भी एडवांटेज है कि आप इसके ज़रिए एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, तो इसका साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में कम आता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो पाकिस्तान में अवेलेबल नेबुलाइज़र्स हैं, वो ये 2 हैं, ओमरॉन A3 कंप्लीट और रोज़मैक्स। इन दोनों का पार्टिकल में साइज़ लेस देन जो हमारे पास एप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड है वो है। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और है तो प्लीज़ उसकी बुकलेट में चेक कीजिए कि पार्टिकल मिस साइज़ क्या है। और अगर इससे ज़ायद है तो आपको फिर राइट काइंड ऑफ नेबुलाइज़र लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नेबुलाइज़र सही नहीं लेंगे, वो जब तक दवा नहीं पहुँचाएगा अंदर तक, वो बलगम को पतला नहीं करेगा, तो किसी भी अमाउंट की चेस्ट फिजिकल थेरेपी उसको नहीं निकाल सकती बाहर। चाहे आप 17 चाहे आप 10% ले लें, चाहे आप 7% ले लें हाइपोटोनिक से लें। अच्छा, अब हम जब भी सिस्टिक फिब्रोसिस की फिजिकल थेरेपी की ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो इट इज़ डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज़। ये एज के अकॉर्डिंगली 3 ग्रुप्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला ग्रुप है न्यूनेट और इन्फेंसी, फिर दूसरा ग्रुप हमारे पास जो है वो प्री स्कूलर एंड स्कूल एज, और थर्ड ग्रुप जो है वो
एडोलेसेंस का है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब भी आप बच्चे को चेस्ट फिजियो करानी है, उसके नेबुलाइज़ करना आपने, सबसे पहले आप चेस्ट को ऑस्कल्टेट करेंगे। अगर आप ऑस्कल्टेट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा सीने में जो जो आपका फेफड़ा है उसमें हवा है कि नहीं है, और अगर है तो ज़्यादा है, कम है या किस किस्म की है। तो जो 2 बहुत कॉमन साउंड है जिनकी मैंने ऑडियो भी डाली है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला है व्हीज़। व्हीज़ का मतलब ये हुआ कि जो फेफड़े में आप जब ऑस्कल्टेट करेंगे, जब स्टेथोस्कोप अपने बच्चे के फेफड़े में रखेंगे तो आपको सीटी की तरह आवाज़ आएगी। उस सीटी की तरह आवाज़ का ये मतलब हुआ कि ब्रोंकोस्पाज़म है, मतलब जो नालियाँ हैं एयरवेज़ वो सूजी हुई है, सोज़िश है इनमें, तो वो उनका सोज़िश को खत्म करना लाज़मी है। अगर देखें एक कोई भी एयरवे है, उसका साइज़ अगर XYZ है, मतलब अ, इतना मिलीमीटर्स है और उस सूजन की वज़ह से वो कम हो जाएगा, तो फिर उसमें से बलगम निकलने में मुश्किल होगी बच्चे को। उसके अलावा जो दूसरी साउंड है जिसको क्रैकल्स कहते हैं, जिसमें खड़, खड़, खड़ की आवाज़ आती है। इसका मतलब ये होता है कि सीने में बलगम है। और बाज़ औक़ात कभी-कभी ये होता है कि हवा की सिर्फ़ आवाज़ आ रही होती है, लेकिन वो कम आ रही होती है, हल्की आ रही होती है बनिस्बत दूसरी जगह के। तो उसका मतलब ये हुआ कि उस जगह हवा एयर एंट्री अच्छी नहीं है, मतलब हवा अच्छे से नहीं जा रही। कोई चीज़ है जो रोक रही है उसको। तो पहले मैं 20 की साउंड सुना दे रही हूँ, मुझे कोई एक अपना ऑडियो ऑफ करके सिर्फ़ इतना कन्फर्म कर दे कि सुनाई दे रही है कि नहीं। अभी से 1 मिनट। अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है क्रैकल्स की कि आपको या सांस की हवा की आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कोई चीज़ फँसी हुई है। आया वो बलगम भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ का बहुत ख़्याल रखना है। आपको ऑस्कल्टेशन से ये ज़रूर पता चलेगा कि बलगम फेफड़े के अंदर है या नहीं है, या सूजन आई हुई है नालियों में। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं पहले 20 जिसको सीटी की तरह आवाज़ आएगी वो प्ले कर रही हूँ, और मैं ये ऑडियोज़ बाद में ग्रुप पे सेंड भी कर दूँगी ताकि आप लोग और अच्छे से सुन लें। आवाज़ आ रही है? नहीं, मुझे नहीं आ रही। नहीं, मुझे भी आवाज़ नहीं आई थी। अच्छा, तो फिर आई थिंक मैं ग्रुप पे भेज दूँगी बीज़ और क्रैकर्स के नाम से, तो फिर सब सुन लें। ये ठीक रहेगा सरक पर? बिकॉज़ आई एम श्योर इस ज़ूम पर तो आती है बट इस पे नहीं आ रही है। चलिए इंशाल्लाह हम अरेंज करेंगे क्योंकि हमें ये ना रिकॉर्डिंग वगैरह का जो मसला है, बहरहाल देखते हैं जो भी हो, अगर आप सेंड कर दें तो हम कोशिश करेंगे कि इंक्लूड कर लें इंशाल्लाह। बस ठीक है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, आप जब ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपने चेस्ट फिज़िकल थेरेपी जल्दी शुरू कर दी बच्चे को, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि फेफड़े की जो हालात हैं वो जल्द बेहतर होंगे, मतलब उसकी डिटोरेशन स्लो हो जाएगी, मतलब उसका फंक्शन जो है वो साँस लेने का वो ज़्यादा अच्छे से कर सकेगा लंबे वक़्त के लिए। अच्छा, अब ऑस्कल्टेट कैसे करना है? आप स्टेथोस्कोप लेंगे, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए कुछ निशान नज़र आ रहे हैं। एंटीरियरली मतलब सामने की तरफ से और पोस्टीरियर चेस्ट मतलब फेफड़े के पीछे की तरफ से। तो आप स्टेथोस्कोप लेंगे और ज़िग-ज़ैग की फॉर्म में आप जाके फेफड़े को सुनेंगे, ताकि आप दोनों जगह की ऑस्कल्टेशन समझ आ सके, राइट और लेफ्ट दोनों को। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप पीछे की तरफ सुनें, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ज़्यादातर फेफड़े का हिस्सा पीछे की तरफ होता है। तो वही 2 साउंड जो मैंने आपको पहले सुनाई, उनमें से कोई एक ज़्यादातर सुनाई देती है। अच्छा, अब क्या इश्यूज़ आते हैं हमें इन्फेंसी में? तो सबसे ज़्यादा मेजर इश्यू आता है वो हमें लंग कंप्लायंस कम हुई हुई होती है। ज़ाहिर है बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है कि उसका जो रिब केज है, जो पसलियाँ हैं, वो बहुत भुरभुरी-सी होती हैं और हॉरिज़ॉन्टली शेप में होती हैं, और जो हम बड़े होते हैं उनकी इलिप्टिकल शेप में होती हैं। तो उस शेप में पसलियों को लाने के लिए जो है वो बच्चे को ऊँचा रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन का ये मतलब है कि नालियाँ सूजी हुई होती हैं, ठीक है? तो बलगम को निकलने में प्रॉब्लम होती है। बच्चे अक्सर माँ ये शिकायत करती हैं कि वो फीड नहीं ले पा रहे हैं। वो या तो नाक ब्लॉक होता है या खलक में बलगम होता है या फेफड़े में बलगम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वज़ह से उनकी साँस की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है, वो दूध नहीं पी पाते, थक जाते हैं बहुत जल्दी या शॉर्ट इंटरवल्स में वो दूध पी रहे होते हैं। अच्छा, हमारे क्या इम्पोर्टेंट गोल्स हैं फिज़िकल थेरेपी के जब हम इन्फेंसी में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे पास आती है वो ह्यूमिडिफ़िकेशन है। ह्यूमिडिफ़िकेशन का मतलब ये है कि हवा में नमी का तासुर कितना है, नमी कितनी है। तो अगर ये
नाक से लेकर नीचे तक का जो हिस्सा है, गले तक का, अगर वो सूखा हुआ होगा, ड्राई होगा, तो जो नाक के बाल है, उनका काम है कि गंदगी को रोकना। और अगर वो ड्राई होंगे, तो वो सूखे हुए होंगे, तो वो ये काम नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए ह्यूमिडिफिकेशन मतलब नमी का होना अंदर बहुत ज़रूरी है। वो जगह वेट होगी तो वो गंदगी को रोक सकेगी। तो इसके लिए जो हल ये होता है हमारे पास कि या तो आप ह्यूमिडिफायर खरीद लें या फिर कमरे में 1 बाल्टी पानी भर के रख दें, जो कि आप हर 24 घंटे में पानी तब्दील करते रहिएगा और बच्चों की पहुँच से दूर रखिएगा। उसके अलावा दूसरा काम होता है लंग क्लियरेंस, मतलब फेफड़े की बलगम की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। वो क्या करना है उसके लिए, किस एज वाइज़ क्या करना है, वो हम आगे बताएँगे। इसके अलावा लंग डेवलपमेंट, लंग डेवलपमेंट का ये मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चों का ज़्यादातर हिस्सा फेफड़े का पीछे की तरफ होता है और पसलियाँ बहुत भुरभुरी सी होती हैं। और जब आप उनको चित लिटा के रखते हैं तो क्या होता है कि वो फेफड़े को फूलने के लिए एक्सपेंशन की जगह नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो नहीं अच्छे से बनते। इसलिए उस वक़्त हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि बच्चे को जिस कदर हो सके ऊँचा रखें, ताकि ज़मीन के खिंचाव की वजह से जो है वो फेफड़े को नीचे फेफड़े फूले अच्छे से। बट जो चौथा हमारा इम्पोर्टेंट बच्चों की रिब्स जो है हॉरिजॉन्टल होती हैं ऐसे। तो जब बच्चे सांस लेते हैं ना तो फेफड़ा जो है सिर्फ आगे और पीछे की तरफ फूलता है, ना कि नीचे से फूले। तो ये जमीन का खिंचाव करता है, क्या करता है कि ये जो पसलियां होती है इलेक्ट्रिकल शेप में लाता है। जब इलेक्ट्रिकल शेप में आती हैं पसलियां तो ये लेटरल एक्सपेंशन और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सटेंशन भी होती है, जो लंग को फूलने में और बड़ा होने में मदद करती है। जो चौथी इम्पोर्टेंट जो हमारा गोल है दैट इज कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस। इसका मतलब ये है कि जो दिल और फेफड़ा है वो साथ-साथ काम करता है। तो जब अगर आपके फेफड़े में बलगम फँसा होगा या सोजिश होगी या किसी वजह से भी फेफड़े का फंक्शन वो सही से नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से दिल पे लोड पड़ेगा। दिल की जो हरकत है, दिल की हार्ट रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपका फेफड़े का साफ होना दिल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम जब भी काम करेंगे हम दोनों को साथ साइड बाय साइड लेके काम करेंगे। स्टक पोजिशनिंग फॉर लंग डेवलपमेंट। जब भी आप बच्चे को नेबुलाइजेशन करेंगे तो हमेशा बच्चे को ऊंचा रख के करेंगे, चाहे वो बैठा के करें चाहे वो आप करवट करा के करें। जब भी बच्चे को पोजीशन करते हैं हम, उसके लिए 2 पोजीशन है जिसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या रखना है। चाहे जो 2 इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट है जिनकी जिनकी बिना पे हम डिसाइड करते हैं क्या पोजीशन करनी है, वो है वेंटिलेशन और ड्रेनेज। वेंटिलेशन का मतलब ये है कि बच्चे की आपको साँस बेहतर करनी है। उस वक़्त आपका ये गोल है कि साँस अच्छे से ले। तो आप ये करें कि बच्चे का जो अच्छा वाला हिस्सा है फेफड़े का, करवट के वक़्त उसको ऊँचा रखेंगे, ताकि बच्चा साँस अच्छे से ले। जो हमारा नीचे वाला हिस्सा होगा वो खराब वाला हिस्सा होगा। अगर आप अच्छे वाले हिस्से को नीचे की तरफ रख देंगे तो इससे क्या होगा, क्योंकि वो बच्चे की जो पसलियाँ हैं वो भुरभुरी हैं, तो वो नीचे वाला हिस्सा भी खराब कर देंगी। तो आप आपका अगर गोल इस वक़्त ये है कि मेरा बच्चा साँस नहीं ले पा रहा है अच्छे से, तो आप हमेशा गुड लंग को ऊपर रखेंगे। और अगर दोनों खराब हैं, तो फिर आप किसी एक को भी ऊपर रख सकते हैं और 2 घंटे बाद पोज़ीशन को चेंज करें। लेकिन अगर कोई एक खराब है, तो आप हमेशा अच्छे लंग को रखेंगे जब आपको साँस बेहतर करनी है। जो कि यूजुअली अगर आपने चेस्ट फिजियो करा दी है, अब आपको बच्चे को रिलैक्स करना है, साँस अच्छी करनी है, तो आप अच्छे लंग को ऊपर रखेंगे। लेकिन जब आप नेबुलाइज़ेशन करते हैं, जब आप चेस्ट फिजियो करते हैं, तो आपका मकसद होता है ड्रेनेज कराना, मतलब बलगम को हलक की तरफ अ अ, ड डायरेक्ट करना। तो उसके लिए आप हमेशा खराब लंग को ऊपर रखेंगे। लेकिन आप जब भी बच्चे का खराब लंग को ऊपर रखेंगे, आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि उसकी सैचुरेशन, उसका हार्ट रेट और उसका रेस्पिरेटरी रेट, साँस और दिल की जो रफ्तार है, वो तेज़ ना हो। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब आप खराब लंग ऊपर रखेंगे, तो उसको साँस लेने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इसलिए कभी-कभार बच्चे डिसैचुरेट भी कर जाते हैं। तो जब आप खराब रंग को ऊपर रखेंगे तो उसमें बहुत ख़्याल रखेंगे इस चीज़ों का, बच्चे को कभी भी अननोटिस नहीं छोड़ेंगे, उसको देखते रहेंगे। अच्छा, अब जो हम बार-बार ये आप लोगों से कह रहे हैं कि बच्चे को ऊँचा रखना है, जैसे इस बच्चे को बिठाया गया है, ये इस वक़्त 3 महीने की थी, लेकिन क्यों ऐसा रखा गया है, इसकी कोई वजूहात है। जब भी आप बच्चे को ऊँचा रखते हैं, तो जो ज़मीन का खिंचाव है, जिसको अंग्रेज़ी में ग्रेविटी कहते हैं, वो जो है आपका डायफ्राम, जो साँस लेने का पट्टा है, उसको और आपके पेट और एब्डोमिनल कंटेंट्स को नीचे की तरफ खींचेगा। जब वो नीचे की तरफ उनको खींचेगा तो पेट से फूल सके।
इसके अलावा क्या होता है कि जो डायफ्राम पे जो आपका पट्टा है सांस लेने का, उस पे प्रेशर को वो कम करता है। कैसे कम करता है? कि जो डायफ्राम है आपका, जो सांस लेने का पट्टा है, वो दो तरीकों से काम करता है। एक एज अ इंस्पिरेटरी मसल, मतलब सांस लेने में मदद करता है, और दूसरा एज अ पोस्चरल मसल, मतलब वैसे पोस्चर में भी हेल्प करता है। तो जब आप बिठाते हैं तो क्या होता है कि डायफ्राम पे प्रेशर हटता है, तो वो सांस लेने में बच्चे को आसानी मिलती है। और दूसरा, कफ करते वक्त भी खांस से असिस्टेंस मिलती है उसको। और जब आप बिठाते हैं तो आप देखिएगा बच्चे का निगलना भी बेहतर होता है। आप लोग भी लेट के निगल नहीं सकते हैं। उसके अलावा जब आप बिठाते हैं तो उसका दि, दिल की हरकत की जो रफ्तार है, हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, सांस की रफ्तार और सैचुरेशन भी अच्छी होती है। और जब आप बिठाएंगे बच्चे को तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा, वो गर्दन संभालने लगेगा, वो जब इर्द गिर्द देखेगा तो वो सीखेगा, वो कोशिश करेगा आगे की तरफ जाने के लिए, वो खुद को मूव करेगा, जो कि मूवमेंट उसके लिए बहुत अच्छी है। और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इस तरह से हेल्प करता है कि जो ग्रेविटी है आपकी, वो जब आप बच्चा दूध पीता है तो वो उस तरफ खींचती है उसको, जहाँ पे जो है उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे होते हैं और सांस में बच्चे को मदद करते हैं। इसकी वजह से बच्चे को फीट वापस नहीं आती। अगर आप बच्चे को 1 घंटे से पहले नीचे कर देते हैं तो कभी कभार फीट वापस आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चा एस्पिरेट कर लेता है। अच्छा, ये हमारी बहुत कॉमन टेक्निक है परकशन, जो कि छोटे बच्चों में यूज होती है। जब भी आप परकशन करेंगे, आप हमेशा ये ख्याल रखेंगे कि आपका फोकस उस वक्त कोई एक हिस्सा होना चाहिए फेफड़े का। आप पूरे फेफड़े को एक वक्त में नहीं करेंगे। 1 मिनट के लिए आप एक लोब को, एक जगह को स्पेसिफिकली फोकस करेंगे, फिर आप नेक्स्ट नीचे की तरफ, अगर आप ऊपर का हिस्सा है जो एक जिला से थोड़ा नीचे के तक का है, अगर वहां कर रहे हैं तो पूरा 1 मिनट आप वहां देंगे और फिर आप नीचे जाएंगे। लेकिन जब आपने सुना है उस बच्चे का फेफड़ा, और अगर आपको सुनने में वीज आ रही है, सीटी की आवाज, तो पहले उसको वेंट्रोलिन जरूर देंगे, ताकि वो सोजिश कम हो। जब तक उसकी सूजन कम नहीं होगी, आप उसको परकशन देंगे तो वो और बढ़ा देगी उसको। तो आप जब परकशन स्टार्ट करेंगे तो आप 1 मिनट तक एक लोब में देंगे। फेफड़े आपके दो तरफ हिस्से में होते हैं, एक सीधा एक उल्टा। तो जब आपका सेशन स्टार्ट होना चाहिए तो 3 मिनट तक आपका पूरा राइट वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाना चाहिए, और फिर लेफ्ट वाला हिस्सा 3 मिनट में हो जाना चाहिए। ये मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ, आप देख लें। इसमें देखेंगे इसकी रिस्ट मूव हो रही, कलाई मूव हो रही, हाथ मूव नहीं हो रही। यूजुअली पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो पूरे हाथ से परकस करते हैं। नहीं, आपको सिर्फ कलाई से परकस करना है। उनके हाथ में एक निपल है, उन्होंने निपल को लिया हुआ है, कप शेप में करके इसको परकस कर रही है। ठीक ठीक है। चलिए, अब ये अगली टेक्निक है जो कि हम बच्चों में यूज करते हैं, जिसको मेरी मेस्ट्री टेक्निक कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो आपका फेफड़ा है उसके ऊपर पट्टे होते हैं, मसल्स, वो कि टाइट हो जाते हैं। वो इस वजह से कि बच्चे जो है खुद को अकड़ाता है, और आप बच्चा इतना ज्यादा मूव नहीं करता है, और सांस की रफ्तार तेज होने की वजह से कभी पट्टे अकड़ जाते हैं। तो हम इस वर्जिश से क्या करते हैं कि एक तो पट्टों को ढीला करते हैं, ताकि एक्सपेंशन, जो फेफड़ा को फूलना है, वो अच्छा हो। और दूसरी चीज ये कि जो बलगम की वजह से हवा फंस गई है फेफड़े में, जिसको अंग्रेजी में एयर ट्रैपिंग कहते हैं, उसको खत्म करने के लिए। ये आप एक वक्त में एक जगह आप 5 मरतबा करेंगे। जैसे 5 मरतबा ऊपर के हिस्से में, 5 मरतबा नीचे के हिस्से में। अब अपनी उंगलियों को पसलियों के बीच में रखेंगे, और फिर एक नीचे की तरफ और अंदर की तरफ, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, एक स्ट्रेच देंगे और फिर छोड़ देंगे। अब ये दूसरी टेक्निक है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम री एजुकेशन। बच्चा क्या करता है कि वो सारी जो हवा है ना, वो अपने पेट में भर लेता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो फेफड़ा अच्छे से फूलता नहीं है। तो हम बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं कि डायफ्राम को री एजुकेट करें, मतलब जो उसकी हवा है ना, वो वो फेफड़े की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, ताकि बच्चा अंदर अच्छे से गहरा सांस ले, और फिर उतना ही बड़ा गहरा सांस बाहर की तरफ निकाले, इसकी वजह से वो खांसेगा और बलगम भी अच्छे से बाहर निकाले। इसमें आप चाहे तो 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, या अगर तो बच्चा अच्छा टॉलरेट कर रहा है तो आप 30 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं।
साविश फर्स्ट वाली वीडियो दोबारा रन करके दिखा दो एक दफा। ठीक है। आप इसमें क्या करें, आप डायफ्राम को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब डायफ्राम को सिखा रहे हैं कि आपको सांस फेफड़े में भरनी है। इट्स कॉल्ड री एजुकेशन ऑफ डायफ्राम। अब आप देखिए कि उसको हवा अपने फेफड़े में भर रहा है, ना कि अपने पेट में। अच्छा, मैं पहली वाली वीडियो दोबारा प्ले करती हूँ। ये देखिए, उन्होंने अंदर की तरफ और नीचे की तरफ जो है वो स्ट्रेच किया है, और फिर वो एकदम रिलीज कर देंगी तो वो बच्चा खांसता है। ये अगली वीडियो में भी आप आगे आएंगी, जो प्री स्कूल और उसमें भी ये टेक्निक दोबारा बताई गई है। अच्छा, ये पोस्टरल ड्रेनेज पोजीशन है, जिन पोजीशन में आप परकशन देंगे, अब बच्चे को ना जमीन के खिंचाव की वजह से मदद मिलेगी और वो बलगम आसानी से निकालेगा। जो सबसे रिकमेंडेड पोजीशन है, जो हम हमेशा प्रेफर करते हैं और अपने सीएफ के पेरेंट्स को भी बताते हैं, वो है करवट और उल्टा। आप बच्चे को अपने हाथ पे करवट पे रख सकते हैं, या अपने लैप पे अपने पैरों पे उल्टा रखेंगे, जिसमें इसका जो सर है वो हवा की तरफ होगा, ताकि उसको जो है वो मदद मिलेगी ग्रेविटी की वजह से, जमीन का खिंचाव की वजह से, और वो बलगम निकाल देगा। जब भी आप परकशंस करेंगे, बच्चा हमेशा रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। आपकी रेजोनेंस जिस फ्रीक्वेंसी से आप कर रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप पूरा हाथ इस्तेमाल करेंगे तो वो फायदेमंद नहीं है, आपको सिर्फ कलाई इस्तेमाल करते हुए परकशन करना है। आप मेरी मेसी टेक्निक भी इस पोजिशन में करवा सकते हैं, चाहे वो उल्टा हो चाहे वो करवट हो। अब आ जाता है सक्शनिंग, नाक से और मुंह से, नेसोफेरिंजियल और ओरोफेरिंजियल। हम यूजुअली जो पेरेंट्स को रिकमेंड करते हैं, हम करते हैं कि कहते हैं कि वो मुंह से करें, बिकॉज नाक से करने में इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज। जब भी आप सक्शन करेंगे, हमेशा याद रखेंगे जो सक्शन का कैथेटर का मेजरमेंट है, वो आप ऐसे करेंगे कि बच्चे की जिस भी साल का आपका बच्चा होगा, आप उसकी नाक की टिप से स्टार्ट करेंगे, और जो इसका कान का जो ये वाला हिस्सा है, जो मैं करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, उतना हिस्सा मेजर करेंगे, और उतना हिस्सा कैथेटर मार्क करेंगे, और उतना ही अंदर जाना चाहिए, इससे ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा अंदर जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं इससे ज्यादा अंदर जा रहा हूँ, तो अगर आप कैथेटर डाल रहे हैं तो आप फेफड़े में अंदर नहीं जा रहे हैं। उसमें जाने के लिए आपको लेरेंजोस्कोप जो एक कैमरा होता है उसकी जरूरत होती है। अगर आप इससे ज्यादा कैथेटर अंदर डाल रहे हैं बहुत ज्यादा, और पीला कलर का एक दूध सा बाहर आ रहा है, वो पेट का तेजाब है, स्टमक एसिड है, और वो तेजाब भी होता है, उसका नेचर में एसिड होता है। तो ये जो लाइनिंग होती है आपकी ट्रेकिया की हलक की, सबको खराब करने में आता है, जो बच्चे के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो आप हमेशा ख्याल ये रखेंगे कि आप कैथेटर का साइज इससे ज्यादा अंदर नहीं डालें। आप अगर बच्चे की नाक का सक्शन करना चाहते हैं तो बच्चे को चित रखेंगे, और फिर आप क्वेश्चन मार्क की शेप शक्ल में अंदर डालेंगे। आप आराम से तो कैथेटर को अंदर डालेंगे, आप रोटेट करेंगे, बच्चा खांसेगा, आप प्रेशर पे बनाएंगे और सारा सिचुएशन बाहर लेंगे, और आराम से रोटेट करते करते स्लोली वापस लाएंगे। अब हमेशा नोटिस कीजिएगा कैथेटर के जो टिप पे 3 होल्स दिए हुए, वो 3 होल इस वजह से दिए हुए हैं ताकि 3 अलग डायरेक्शंस में आप एक वक्त में बलगम को खींच सके। अच्छा, सक्शन प्रेशर बहुत जरूरी है बच्चों में, कि आप ध्यान दें, अगर आप प्रेशर ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से ट्रॉमा हो सकता है उनको, जिसकी वजह से इनको खून निकल सकता है। तो जो आइडियल प्रेशर होना चाहिए ना, वो 8 किलो पास्कल्स का या 10 किलो पास्कल्स का होना चाहिए, जो कि अस्पताल में नॉर्मली होता है। लेकिन जो हमारे पास आम तौर पे मशीन जो हम पोर्टेबल यूज करते हैं सक्शन मशीन, उसका यूनिट ज्यादा होता है, वो मेगा पास्कल्स में होता है। तो उसका जो यूनिट आप रखेंगे वो 0.5 मेगा पास्कल्स रखेंगे, इससे ज्यादा सक्शन प्रेशर नहीं होना चाहिए। जब आप सक्शन प्रेशर बढ़ाएंगे, उसकी वजह से ब्रोंकोस्पैज्म भी कॉज हो सकता है। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि सक्शन प्रेशर सक्शन करते वक्त आप कम रखें, और बेहतर यही होगा कि अगर माँ बाप पेरेंट्स चाहें तो वो मुंह से ही सक्शन करें। जाहिर है सक्शन करनी पड़ती है, स्पेशल जब विंटर्स में, जब मौसम बहुत ड्राई हो जाता है, बलगम बार बार आ जाता है फेफड़े में और इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, तो आपको सक्शन करनी पड़ती है छोटे बच्चे की, क्योंकि वो नहीं निकाल सकता या वॉमिट करके भी नहीं निकाल पाता, तो फिर आप सक्शन मुंह से कीजिएगा। और अगर अच्छा, ये सक्शन मशीन है पोर्टेबल, जो कि आप लोग यूज करते होंगे आमतौर पे। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अक्सर ये चीज नोटिस की गई कि उनका नाक ब्लॉक हो जाता है, मतलब बलगम नाक में आके जम जाता है,
और फिर उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है और फीड देने में भी दिक्कत होती है। आप ये नॉर्थ के ड्रॉप्स होते हैं वो आप उसकी नाक में दोनों तरफ से डाल सकते हैं और फीड से पहले भी डाल सकते हैं अच्छे से एक बड़ा सा स्क्वीज करके, और आप वैसे भी आज अपने नेबुलाइजेशन के साथ और चेस्ट फिजियो से पहले डाल दीजिएगा। और फिर ये बराबर में नेज़ल बल्ब है जो आप इस्तेमाल करेंगे सक्शन के लिए। आप वो ये नाक से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुँह से भी। प्रेफ़र ये होगा कि आप नाक से नॉर्मल सलाइन डालें और फिर बच्चे को अपनी गोद में करवट करके या उल्टा प्रोन करके रखें और वो ग्रेविटी की वज़ह से वो नाक से सब बलगम निकाल दे। इसलिए ज़रूरी है कि उसको सही नेबुलाइज़ेशन मिले, सही काइंड ऑफ म्यूकोलाइटिक एजेंट मिले जो उसको बलगम पतला करने में मदद करे। नाउ मैम आई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैमा समीर है। आई वर्क एज अ pediatric rehabilitation specialist at AKU Children Hospital, Afan University हॉस्पिटल। अच्छा, नेबुलाइजेशन, ये सवाल काफी रेज बार बार होता है कि हम क्या ऐसा नेबुलाइजेशन दें अपने बच्चों को जो कि इनका बलगम को पतला करे और बाहर निकाले। तो ये स्पेसिफिक कुछ म्यूकोलाइटिक एजेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, वो हमने इसमें ऐड किए हैं जो, और उसकी एज क्या होती है, किस पे क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, वो बताया गया है। जो नॉर्मल स्लाइन है वो 0 to 8 मंथ्स तक अगर आप 4 आवरली बच्चे को देते हैं तो वो बलगम को अच्छे से पतला रखता है और आपको बच्चे को कफ आउट करने में, बाहर निकालने में ये सिक्रीशंस मुश्किल नहीं होती। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर ये सारे नेबुलाइजेशन के लिए डिपेंड करता है कि आया उसकी लंग हाइजीन कैसी है, इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है। तो ये डोजेज, ये चीजें ऑल्टर कर 9 से 18 महीने के बच्चे में 3% हाइपरटोनिक दे सकते हैं, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा, बलगम को अच्छे से पतला करेगा। 18 साल से ऑनवर्ड्स हम 7% हाइपरटोनिक प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये जो एजेस लिखी हुई है, ये ऑल्टर हो सकती हैं, अगर वो डिपेंड करता है बच्चे के कोलैप्स पे, उसकी के इन्फेक्शन पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको ध्यान में रख के प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी-कभी हमें क्या करना पड़ता है कि 8 महीने, 3 महीने के बच्चे को भी हाइपरटोनिक सलीन 3% देना पड़ता है, क्योंकि उसका बलगम इतना सख्त होता है कि वो निकल ही नहीं पा रहा होता, और वी कैन हियर दैट साउंड। एक जगह आप ऑस्कल्टेट करेंगे या आप एक्स-रे में देखेंगे तो पूरा कोलैप्स या एटेलेक्टेसिस नज़र आ रहा होता है। उसको ओपन करना बहुत ज़रूरी है, वरना तो बच्चे की सांस प्रॉपरली नहीं आएगी। बच्चे का सिस्टिक फाइब्रोसिस में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सांस और खाना, आपका न्यूट्रिशन एक दूसरे से मिला हुआ है। अगर बच्चे की सांस अच्छी से नहीं आ रही होगी, ये तो बच्चा अच्छे से खाना नहीं टॉलरेट कर सकेगा, और अगर कभी खाना टॉलरेट नहीं कर सकेगा तो उसकी सांस खराब हो रही होगी। तो ये चीज का ध्यान हमें जरूर रखना है, दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। ठीक है। एन-एसिटाइलसिस्टीन दे हम किसी भी एज में दे सकते हैं, बट इसके साथ हम ब्रोंकोडायलेटर, हाइपरटोनिक के साथ एन-एसिटाइलसिस्टीन के साथ हम हाइपरटोनिक, हम कोई भी ब्रोंकोडायलेटर जरूर देंगे। ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन कराता है, ब्रोंकोस्पाज्म क्रिएट करता है, क्योंकि ये हलक से लेके फेफड़े की नाली में इरिटेशन कॉज करता है, और जहाँ इरिटेशन होगी वहां सूजन डेवलप हो जाएगी। वो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। हम एन-एसिटाइलसिस्टीन उन पेशेंट्स को देते हैं जिनका कोलैप्स बहुत ज़्यादा खराब होता है। अच्छा, एन-एसिटाइल की बात हो गई, ये हर एज ग्रुप में दिया जा सकता है, बट इसके साथ प्रिकॉशनरी तौर पे आप कोई भी ब्रोंकोडायलेटर ज़रूर देंगे। ये सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म कराता है, इरिटेशन करता है नालियों में, सांस की नाली में, तो ब्रोंकोस्पाज्म करा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रायर सेशन, इसको देने से पहले प्रायर ही कोई ब्रोंकोडायलेटर दे दें। तो जो ब्रोंकोडायलेटर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक है वेंटोलिन और दूसरा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है। जो हम वेंटोलिन जब कराते हैं, जब हाइपरटोनिक या नॉर्मल लाइन देने से पहले, ताकि वो नालियाँ जो सूजने का, जिनका डर होता है, अगर नालियाँ सूज जाएँगी तो जिसका सुराख इतना बड़ा है, वो सूजन की वजह से इतना हो जाएगा। तो जो बलगम है उसके पीछे फँस जाएगा। हवा भी सही से नहीं आएगी और बलगम भी
प्रॉपरली निकल नहीं सकेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो पूरी तरह से नाली खुली रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इनको ब्रोंकोडायलेटर दें। तो वेंटोलिन हम हाइपरटोनिक या नॉर्मल एन-एसिटाइलसिस्टीन से पहले देते हैं। इप्रा का एक ड्रॉबैक ये है कि इप्रा क्या करता है कि सिक्रीशंस को ड्राई अप करा देता है। तो हम यूजुअली हम प्रेफर नहीं करते इप्रा प्रायर टू सेशन देने के लिए, क्योंकि वो सिक्रीशन जो हमारा पर्पस ही म्यूकोलाइटिक एजेंट देने का ये है कि पतला कर दे, तो वो ड्राई अप करने का से कोई फायदा नहीं होगा। तो हम ये एडवाइस करते हैं कि आप प्रायर टू द सेक्शन वेंटोलिन दें, हाइपरटोनिक दें, देन चेस्ट फिजियो करें। फिर चेस्ट फिजियो के बाद, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि ब्रोंकोस्पाज्म डेवलप हो जाता है सेशन के बाद, क्योंकि कभी बच्चों को सिक्रीशन सक्शन करनी पड़ती है या परकशन से कभी-कभी भी डेवलप हो जाता है। तो वो उसका साइड इफेक्ट, इन चीज़ों का साइड इफेक्ट ना आए, वो रिलीज़ रहे, बच्चा साँस अच्छे से ले सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको बाद में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के हम नैप्स करा सकते हैं। उससे बच्चे की सिक्रीशन जो थोड़ी बहुत रेज़िडुअल रह जाएगा, वो उससे ड्राई अप हो जाएगा, क्लीन अप हो जाएगा, ठीक है? Ravish, next. ओके, जो हमारे प्री स्कूलर्स और स्कूल गोइंग एज के बच्चे होते हैं, उनका हमारे पास थेरेपी का गोल क्या होगा? फिजियोथेरेपी का गोल जो होगा हमारा, वो इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्सरसाइज टॉलरेंस होगा। दूसरा उनकी सबसे ज्यादा हमें लंग क्लियरेंस पे, सिक्रीशन को क्लियर करने की टेक्निक्स पे काम करना है, और हाइड्रेशन। बलगम को पतला करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि नेबुलाइज़ अच्छे से कराया जाए बच्चे को, दूसरा तरीका बच्चे की हाइड्रेशन है। जितना ज़्यादा बच्चा अच्छे से हाइड्रेट रहेगा, बलगम उतना पतला रहेगा और उतनी आसानी से बच्चा बाहर निकाल सकेगा। तो जो भी बच्चे प्री स्कूल या स्कूल गोइंग एज के हैं तो उनको ज़रूरी है कि जो है ना, प्लीज़ वो अपना जो बच्चे के जो अब बच्चा है उसको जो बच्चा है उसको पानी अच्छे से पिलाया जाए। जितना ज़्यादा वो अच्छे से हाइड्रेट रहेगा, वो अच्छी बात है। नेक्स्ट, ये कुछ टेक्निक्स हैं, काविज़ जैसे पीछे वाला। ये मेरी मेस्ट्री टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है बड़े बच्चों में, प्री स्कूलर या स्कूल गोइंग एज में। ये भी मेरी मेस्ट्री का एक पार्ट है। इसमें बेसिकली हम ये कर रहे होते हैं कि इसमें देखिए बच्चा कफ कर रहा है जब आप इसको परफॉर्म कर रहे हो। उसके बाद इसमें हम बेसिकली करते क्या है कि सिक्रीशंस जो होती हैं उसके पीछे फंस जाती है हवा। हम उस हवा को प्रेस करते हैं, जो प्रेशर देती है उन सिक्रीशन को आगे की तरफ बड़ी नालियों में, जो कि कार्टिलेज से खुली हुई है, उन नालियों की तरफ लाने के लिए। इसमें हम बच्चे को सिटिंग पोजीशन में रोटेट करा रहे हैं, उसकी रिब्स को मोबिलाइज कर रहे हैं। बेसिकली ये 3 लोब पे काम करता है, फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन। तो आप जब अपर जोन को टैकल करेंगे तो आप यहाँ एक्सिला के ऊपर हाथ रखेंगे, बच्चे को रोटेट करेंगे और उसके हिप जॉइंट से उसे स्टेबलाइज करेंगे। जब नीचे की तरफ काम करेंगे तो आप नीचे नीचे की पसलियों पे हाथ रख के उसको रोटेट कराएंगे। इसमें पूरी रिब केज आपका मोबिलाइज हो रहा होता है। रिब केज मोबिलाइज, बेसिकली इसके पट्टे जो सख्त हुए होते हैं उसको हम प्रॉपरली मोबिलाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सर्विस। अच्छा,
स्मार्ट वेस्ट, जैसे कि आप लोगों को ज़्यादातर आप लोगों को पता ही होगा कि स्मार्ट वेस्ट की थेरेपी यूज करती है। स्मार्ट वेस्ट में बेसिकली होता क्या है? स्मार्ट वेस्ट में बेसिकली होता ये है कि आप क्या करते हैं, रेजोनेंस क्रिएट करते हो। कोई भी चीज अगर सख्त हो जाती है, आप उसमें पानी ऐड करके अच्छे से शेक करते हैं, तो वो नर्म हो जाती है, वो पतली हो जाती है, उसे निकालना आसान हो जाता है। यही फिनोमेना, यही चीज जो है यूज हो रही होती है ये स्मार्ट वेस्ट में। HFCC कहलाता है ये, जिसमें जिसमें क्या होता है कि आप जब नेबुलाइज करा के इसकी स्मार्ट वेस्ट को 10 या 15 मिनट्स के लिए अप्लाई करते हैं, ये शेक करती है आपके चेस्ट को प्रॉपरली। जब ये शेक करती है तो शेक करने से पूरी रेजोनेंस क्रिएट होती है। वो बलगम में दवा को अच्छे से मिलाता है और उसको पतला करता है और उसको अपनी जगह, वो बलगम की जगह, बलगम जहाँ फंसा होता है उस जगह को छुड़वाता है उससे, और बड़ी नालियों की तरफ लाने के लिए हम कफ करवाते हैं बच्चे से, जो कि यूजुअली अगर हम दूसरी टेक्निक्स यूज करें तो उसमें बहुत कम होता है। जब आप स्मार्ट वेस्ट यूज करेंगे तो दिन में 2 दफा, एक सुबह नाश्ते से पहले और एक रात के खाने से पहले, हम ये चेस्ट थेरेपी वेस्ट थेरेपी देते हैं। इसमें ये है कि आप अच्छे से बच्चे को नेबुलाइज कराएं, बैठा कर, अपराइट पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में बैठा कर नेबुलाइज कराएं। 15 मिनट, 10 से 15 मिनट की ये थेरेपी होगी, वेस्ट थेरेपी। उसके बाद आप ये पेप कराएंगे। ये बबल पेप है, जो कि यहाँ पर, क्योंकि पेप मास्क हमारे लिए पेप मास्क यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो हमने उसी का फिनोमिना यूज करके कि ये बबल पेप में इंट्रोड्यूस करा है। बबल पेप में देखें, ये स्टिंग की बॉटल, ये ड्यू की बॉटल जो होती है, जिसकी नेक लंबी होती है, वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए हमने उसको ऊपर से होल करके स्ट्रॉ डाला है, उसको सील कर दिया है ताकि उसका अंदर प्रेशर डेवलप हो। जब आप उसमें बच्चे को ब्लो कराएंगे, अच्छे से जोर से ब्लो कराएंगे, तो वो कब डेवलप करेगा? क्यों कब डेवलप करेगा? हमारे फेफड़े के अंदर छोटी छोटी जो नालियां होती हैं, एल्वुलाई होते हैं, उसकी ऐसे करके उनके बीच में कोलैटरल चैनल्स बने होते हैं, छोटे से कोलैटरल चैनल्स बने होते हैं। ये कुदरती तौर पे ये बंद रहते हैं। जब, जैसे कि इस वाले, फॉर एग्जांपल इस वाले में बलगम फंसा हुआ है, तो ये क्या करती हैं, ये नालियां खुल जाती हैं और यहाँ से जो हवा आ रही होती है, वो उसको पीछे से उस बलगम को धक्का देके बड़ी नालियों की तरफ लाता है, बच्चे की कफ जनरेट कराता है, उसको प्रेशर पीछे से देता है और बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। ये चीज हमारे पेपमा जो है, जो ओपन करता है ना, ये बहुत बहुत यूजफुल है। ये आपके आपके के जो है उसमें क्या नाम है, जो आपकी सिक्रीशंस होती है उसको डिसलॉज करने में, निकालने में मदद करता है। ये पेप मास्क, ये जो बबल पेप हम किस तरह से कराते हैं उसकी वीडियो है। पहले मैं HFCC क्लिक ठीक। करूँ। इसमें हम बच्चे से कहेंगे जोर देर तक हवा को ब्लो करो, ऐसे होल्ड करके, और लंबी सांस बाहर की तरफ निकालो, ताकि जब वो जितनी प्रेशर से, जितनी वो सांस निकालेगी उतनी प्रेशर अंदर डेवलप हो रहा होगा और वो कोलैटरल चैनल्स को ओपन करेगा। इसमें बच्ची ने कफ सिक्रीशंस को बाहर निकाला और कफ आउट कर दिया। ओवरहेड एक्टिविटीज, हम ये ओवरहेड एक्टिविटीज क्यों बच्चों को प्रिस्क्राइब करते हैं? आप लोग सब अपने हैंड रेस करेंगे तो आपको अंदाजा होगा आपकी लंग की प्रॉपर एक्सटेंशन हो रही है। आप जब रेस करते हो अपने हैंड को, तो आपका चेस्ट प्रॉपरली ओपन होता है, और जब आप प्रेशर लगा के थ्रो करते हो तो आपकी एक्सपायरेशन बेहतर होती है। हमारा काम, हम लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल सिक्रीशंस को बाहर निकालने के लिए इंस्पिरेशन या सांस अंदर लेना नहीं है, बहुत अच्छी सांस बाहर निकालना है। जब वो बच्चे जितनी अच्छी सांस बाहर निकालेगा, जितनी अच्छी तरीके से वो सारी सांस को बाहर निकालेगा, उसी के साथ बलगम को बाहर निकाल पाएगा। तो ये एक्सरसाइज, ये ओवरहेड एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ये लंग की क्लियरेंस के लिए। ये बच्चों की लंग एक्सपेंशन भी कराते हैं, आपकी मोबिलिटी, लंग्स की, रिब केज की इम्प्रूव करते हैं, और एक्सपायरेशन पे काम करते हैं। नेक्स्ट।
इसमें देखिएगा ये बच्चा है निमोथोरेक्स के साथ था, जिसको हमने ओवरहेड एक्टिविटी करा रहे हैं, जिसमें हम इसके एंड्योरेंस पे भी काम कर रहे हैं, चेस्ट एक्सपेंशन पे भी काम कर रहे हैं, और एक्सपर्ट कि बच्चा बलगम बाहर निकाल सके उसको भी इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सेकंड वाली वीडियो में हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी एक्टिविटी का बार रेस किया है। अब ये बच्चा खड़े बैठ के खड़े होके फिर फेंकेगा। इससे हम उसकी एक्टिविटी को एक ग्रेड अप करें, ताकि वो उसकी एनर्जी लेवल हम देख सकें कि वो इधर ये एक्टिविटी टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। हम बच्चों को साइकिलिंग करा सकते हैं, नेबुलाइज करा के अच्छे से पानी वानी पिला के फिर बच्चे को 10 मिनट के लिए अगर आप साइकिलिंग कराएंगे तो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सांस को बाहर निकाल पाएगा, वेंटिलेशन अच्छी होगी। उसमें उसमें उसकी दो चीजों पे, एक एक्सरसाइज टॉलरेंस पे भी काम होगा उसकी, कि लंग एक्सपेंशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन पे भी काम होगा, और उसके मसल स्ट्रेंथनिंग पे भी काम होगा। ये बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी आप डेली लाइफ में बच्चे के इनकॉर्पोरेट करेंगे, उतनी ही लंग क्लियरेंस अच्छे से हो पाएगी। ट्रैम्पोलिन जंपिंग, अब क्या होता है, आप लोगों में से कुछ पेशेंट्स ने ये पूछा था कि जो है ट्रैम्पोलिन जंपिंग हम करा सकते हैं कि नहीं। नेबुलाइज करा के आप ट्रैम्पोलिन जंपिंग 10 to 15 मिनट्स के लिए बच्चे को कराएं, गारंटीड बच्चा कफ आउट करके, एक्सपेक्टोरेट करके, खांसी करके, वॉमिट करके सारा बलगम निकाल देगा। क्या, क्यों? जैसे वेस्ट थेरेपी में वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं, वैसे ही जंपिंग में नेबुलाइजेशन के बाद वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं। बलगम अपनी जगह छोड़ना शुरू करेगा, और बलगम जब अपनी जगह छोड़ेगा तो वो बड़ी नालियों की तरफ आएगा। जैसे ही वो बड़ी नालियों की तरफ आएगा, बच्चा खांस के बाहर निकाल सकेगा। ट्रैम्पोलिन जंपिंग बहुत अच्छा है, बच्चे को दिन में 2 से 3 दफा करवाएं नेबुलाइजेशन के बाद, ये चेस्ट क्लियर बहुत अच्छे से कर पाएगा। एंड्योरेंस पे काम करने के लिए आप स्विमिंग भी करा सकते हैं, वो उनके उसके रेस्पिरेटरी मसल्स के लिए भी अच्छा है, चेस्ट को भी मोबिलिटी अच्छी रहेगी, और उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। ब्लोइंग एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जितना ज्यादा, क्योंकि ये छोटे बच्चे प्री स्कूलर्स हैं, ये आप लोगों को टेंट्रम्स बहुत ज्यादा शो करेंगे। जितनी ज्यादा हम प्लेफुल एक्टिविटीज अपनी सेशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे, उतना ज्यादा ये आपको टॉलरेट करेंगे। तो बबल ब्लोइंग, बैलून फुलाना, और विस्लिंग बहुत ज्यादा, ये विसल वो है जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। आप जोर से एक्सपेक्टोरेट करोगे तब बजेगा। हाँ, एक चीज जरूर इस चीज में मैं प्रिकॉशन बता दूं, इसमें एक सीटीसी, एक बॉल सी डली होती है, प्लीज वो बॉल पहले से निकाल दीजिएगा, वरना बच्चे के फंसने का, चोकिंग का चांस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट। इस ये एक्सरसाइजेज जो किकिंग एक्सरसाइजेज, बॉल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और स्लाइड्स वगैरह हैं, ये भी बहुत इफेक्टिव है। जैसे कि ये आप जो पे देखेंगे, अपने लेफ्ट साइड पे बच्ची के आगे एक टॉय रखा हुआ है, और उसको रीच करने की कोशिश कर रही है उस बॉल के ऊपर से। इसमें तीन चीजें हो रही हैं, तीन चीजें एक ही चीज में तीन एक्सरसाइजेस, तीन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। एक तो री एजुकेशन ऑफ डायफ्राम, की आप अपनी इनके स्टमक के ऊपर प्रेशर डेवलप हो रहा है, जो कि आपके डायफ्राम को सपोर्ट कर रहा है, उसकी वजह से लंग एक्सपेंशन ज्यादा हो रही है। दूसरी, ये रीचिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से लेटरल साइड की एक्सपेंशन और अच्छी हो रही है, और उसके अलावा इसकी लंग मोबिलिटी इम्प्रूव हो रही है। इसके रीडायरेक्शन ऑफ उसकी वजह से, क्या नाम है, रीडायरेक्शन ऑफ एयर की वजह से प्रॉपर लंग एक्सपेंशन हो रही है, और ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। रीचिंग और लंग मोबिलिटी दोनों एक साथ आ रही हैं इसमें। ये बहुत अच्छी और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप लोग ये अपने बच्चों को यूटिलाइज करा सकते हैं, जो कि थोड़े से बड़े हों, मतलब प्री स्कूलर्स हों या स्कूलर्स हैं। इवन आप जिम बॉल पे जंपिंग करवा सकते हैं नेबुलाइज कराने के बाद, वो भी उनके लिए बहुत अच्छी है। किकिंग,
स्लाइड्स, ये सारी एक्सरसाइजेज जितना ज्यादा बच्चा नेबुलाइज करने के बाद ये फिजिकल एक्टिविटी करेगा उतना ज्यादा ये एक्सपेक्टोरेट कर पाएगा, बाहर निकाल पाएगा, बलगम को थूक के खांस के निकाल पाएगा। एक्पेला, एक्पेला डिवाइसेस हम जो यूज करते हैं हम प्री स्कूलर्स के लिए नहीं यूज करते, स्कूल गोइंग किड्स के लिए और ओल्डर किड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एरोबिका है, जिसमें इसमें क्या हुआ है कि इसमें एक्पेला डिवाइस के साथ नेबुलाइजेशन इनकॉर्पोरेट की गई है। तो ये दोनों डिवाइसेस भी आप यूज कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, जैसे पेप बॉटल में रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, इनमें भी रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, लेकिन ये इतनी अच्छी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता जितनी अच्छी बबल पेप या पेप मास्क करता है। पेप मास्क कोलैटरल चैनल्स को फुली ओपन करके उसको प्रेशर डेवलप बाहर की तरफ एक्सपेक्टोरेट कराने में मदद करता है, लेकिन ये पूरी तरीके से चैनल्स को ओपन नहीं कर पाता। ये कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्या करेंगे, आपके बच्चे को अपराइट पोजीशन में बैठाएंगे। इसमें 2 डायल्स लगे होते हैं, आप इसमें प्रेशर को पहले एडजस्ट करेंगे बच्चे को कोई भी चीज कराने से पहले। इसमें आप बच्चे को पहले सिटिंग पोजीशन में लेकर आएंगे, ठीक है। सिटिंग पोजीशन, इसके डिवाइस को एडजस्ट करेंगे। डिवाइस में जो पीछे प्लस और माइनस डाला होता है इसके बिल्कुल बैक पे, आपको अगर रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो उसे प्लस की तरफ लेके जाएंगे, और अगर आपको रेजिस्टेंस कम करनी है तो आप माइनस की तरफ लेके जाएंगे। ये आपके बच्चे की कुव्वत मदाफियत, ये कितनी रेजिस्टेंस पे वो ताकत लगा के उसको ओपन कर पा रहा है, उसको परफॉर्म कर पा रहा है, इस पे डिपेंड करता है। अगर आपने रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ा दी और बच्चा उसको परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा तो उसका कोई यूज नहीं है। आप इतना उसका रेजिस्टेंस रखेंगे जितना बच्चा टॉलरेट कर पाएगा। अब इसको परफॉर्म कैसे करना है, बच्चे को गहरी सांस लेनी है, उसके बाद 3 सेकंड तक उसको होल्ड करके रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, माउथ पीस जो है ये है, इसको प्रॉपरली सील करेंगे, लिप्स जो है माउथ पीस को सील कर लेंगे, और उसमें आराम से पूरी हवा को बाहर निकालना है। जोर से करके नहीं निकालना, बहुत आराम से स्लोली बाहर निकालना है, ताकि जो है ना वो पूरी तरीके से लंबी टाइम तक एक्सपायर कर सके, हवा को लंबे टाइम तक बाहर निकाल सके। वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा उसमें और कोलैटरल चैनल्स को ओपन करेगा। और इसके बाद आप क्या कराएंगे, नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद आप हफ एंड कफ कराएंगे। ये साइकिल, वो मैं हफ एंड कफ किस तरह से कराना है वो भी मैं आपको फेट टेक्निक आगे बताऊंगी। ये ये साइकिल्स आप एक दफा में ये मैनोवर 10 टाइम करेंगे, और इसके लिए बहुत जरूरी है, और इस साइकिल को आप दिन में 3 से 4 दफा आफ्टर नेबुलाइजेशन रिपीट कर सकते हैं। विदाउट नेबुलाइजेशन हम कोई भी थेरेपी इनकरेज नहीं करते, क्योंकि बलगम किसी भी तरह पतला नहीं होगा, दवा जाएगी नहीं, उसको तोड़ेगी नहीं बलगम को, और वो बाहर नहीं निकलेगा। अगर आप ब्रोंकोडायलेटर का इनहेलर या वो ले रहे हैं नेबुलाइजेशन, तो उसके कम से कम 15 मिनट बाद ये करेंगे, वरना वो ब्रोंकोडायलेशन का काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर नालियां सूजी भी हैं तो अगर हम उसको धक्के पे धक्का मार रहे हैं तो उसमें से तो कुछ जा ही नहीं पा रहा, वो बच्चा एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो ट्रॉमा करेगा उसके लिए, ठीक है। तो जब भी आप ब्रोंकोस्पाज्म के लिए ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर या तो नेबुलाइजेशन देंगे, तो उसके बाद 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट के बाद एक्पेला यूज करेंगे। नेक्स्ट। अच्छा, अब जो एडोलेसेंस में हमारे क्या गोल होते हैं, हमारे एडोलेसेंस में जो गोल होते हैं वो लंग कंप्लायंस, कि लंग को किस तरह से क्लियर रखना है, किस तरह से स्ट्रेंथन रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। हाइड्रेशन इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना ज्यादा बच्चा हाइड्रेटेड रहेगा उतना बलगम पतला रहेगा, लंग कंप्लायंस उतनी अच्छी रहेगी। तीसरा जो गोल होगा उसकी एंड्योरेंस और स्टेमिना पे काम करेंगे, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता जाता है स्टेनियस एक्सरसाइजेज, ये डेली लाइफ एक्टिविटी में एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो उसको किस तरह से ये कोप अप करेंगे बच्चे, ये किस तरह से हम लेके इस पे हमारा फोकस होता है।
ये एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक है जो कि बड़े बच्चों को नेबुलाइजेशन के बाद हम लोग करवाते हैं। ये एक्टिवली एक्सपेक्टोरेट कर सकते हैं, एक्टिवली बलगम को बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए इनको पैसिव जो कि परकशन वाली एक्सरसाइज है हम यूजुअली ये प्रेफर नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर बच्चा आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोलैप्स बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, तो आप परकशन यूज कर सकते हैं, लेकिन चेस्ट को ऑस्कल्टेट किए बगैर आप नहीं कराएंगे परकशन। और दूसरा, अगर ब्रोंकोस्पाज्म है, सीटी की साउंड आ रही है, तो आप परकशन नहीं कराएंगे। कोशिश करें कि बच्चे को अच्छे से नेबुलाइज करें, म्यूकोलिटिक एजेंट, ब्रोंकोडायलेटर से अच्छे से नेबुलाइज करें। पूरे दिन में कम से कम 8 से 9 ग्लासेस पानी के पिलाएं, और उसमें जितना ज्यादा हाइड्रेट रखेंगे, कम से कम बच्चे को 8 से 10 ग्लासेस तक पानी पीना चाहिए। वो बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा बच्चा हाइड्रेटेड रहेगा, उतना बलगम पतला रहेगा, उतने आसानी से वो बाहर निकाल सकेगा। इस टेक्निक को कैसे परफॉर्म करेंगे देख। इसमें आप डायरेक्ट करेंगे बच्चे को कि नाक से गहरी सांस लें और मुंह से निकालें। और ये एक्सरसाइज, ये चीज आप 2-3 टाइम्स परफॉर्म करेंगे। अब आप इसमें क्या करेंगे, इनको यही चीज दोबारा डायरेक्ट करेंगे कि आप जैसे ही नाक से गहरी सांस लेंगे, बाहर निकालेंगे, और जो थेरेपिस्ट होगा या कोई भी परफॉर्म कर रहा होगा, तो वो नीचे की तरफ प्रेशर देगा। हाथ को चेस्ट पे रख के नीचे की तरफ प्रेशर देना है, इस तरह से। और ये आप 2 टाइम्स परफॉर्म करेंगे। अब आप इसके बाद दोबारा से उसे वही डीप ब्रीदिंग प्रोसेस बताएंगे कि नाक से गहरी सांस लें, मुंह से निकालें, 3 दफा ये दोबारा परफॉर्म करेगा वो। अब आप अपने साइड से, ये जो साइड की वॉल है, इस पे आप अपना हैंड प्लेस करेंगे और नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे, ताकि वो लंग को प्रॉपरली एक्सपेंड कर पाए और प्रॉपरली जो एयर ट्रैप हुई भी उसे बाहर एक्सपेक्टोरेट कर पाए। ये भी 2 दफा परफॉर्म करेंगे। एंड लास्ट जो आप करेंगे वो वही डीप ब्रीदिंग साइकिल रिपीट करेंगे। अब ये है फेट टेक्निक, फोर्स एक्सपेक्टोरी टेक्निक, जिसमें आप क्या करते हो, बच्चे को हफ और कफ कराते हो। ये चीज आप एक्पेला के बाद भी कराएंगे, पेप मास्क के बाद भी कराएंगे, पेप बॉटल जो बबल पेप है उसके बाद भी कराएंगे। क्या करते हैं इसमें, बच्चे जो है बच्चों को हम फोर्सफुली डेवलप कराते हैं कफ। किस तरह से, देखिए, लेकर अभी इसमें हमने बच्चे को कहा डीप ब्रीथ करें और हा की आवाज के साथ बाहर निकालें, झटके के साथ। ये 2 दफा परफॉर्म करेगा, तीसरी दफा बच्चा फोर्सफुली कफ करेगा। ठीक है। अब दूसरा, छोटे बच्चे आपको ये चीज रिपीट नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या कराएंगे, बच्चे को हा 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 हु 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 हा 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 हु 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 हु। मीनवाइल आप उसके स्टमक पे थोड़ा सा प्रेशर देंगे, ताकि जो है ना उसकी कफ डिवाइड। और इसके बाद आप बच्चे को कहेंगे खांसी करो। खांसी करके बच्चा सारा बलगम बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट, ये करो इसे। ये पेप मास्क है जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इसका मैकेनिज्म भी बबल पेप की तरह होता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आप प्रेशर अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेरी कर सकते हो। बबल पेप में हम वो नहीं कर सकते। बबल पेप में एक फिक्स होता है जो कि 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर होता है। नेक्स्ट, अभी ये बबल पेप है जो कि इसमें हमने हमने ड्यू की बोतल ली है, जिसमें सुराख किया ऊपर से, उसमें स्ट्रॉ डाला है। ये पानी के अंदर स्ट्रॉ डालना है। पानी आप भरेंगे, ये जो स्टिकर लगा हुआ है उसके लेवल तक, उसको डिप करके, स्ट्रॉ को डिप करके सील कर देंगे किसी भी टेप से, ताकि वो सील बन जाए।
तो अब जब आप क्या कराएंगे, आप बच्चे को कहेंगे इसमें जोर से हवा को ब्लो करो, बबल्स बनाओ। ये कम से कम 10 टाइम्स एक दफा में कराएंगे, और दिन में जितनी हर घंटे में कराएंगे उतनी अच्छी लंग क्लियरेंस होंगे। अगर दिन में हर घंटे पे नहीं करा सकते तो हर नेबुलाइजेशन के बाद करें। आप ये वीडियो एक दफा और देखिएगा। बबल पैप की वीडियो प्ले करो, बच्चा देखें बबल ब्लो कर रहा है, इसमें प्रेशर लगता है जिसकी वजह से कोलेटरल चैनल्स ओपन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एरोबिक एक्सरसाइजेज आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसमें आपकी लंग एक्सपेंशन प्रॉपरली होगी, एंड्योरेंस पे काम होगा, लंग क्लियरेंस पे काम होगा। जब बच्चा स्टेनियस एक्सरसाइज करता है, ये एरोबिक एक्सरसाइज परफॉर्म करता है, तो वो डीप ब्रीदिंग करता है, डीप ब्रीथ इन करता है, और जितनी अच्छी सांस वो अंदर लेता है उतनी अच्छी सांस वो बाहर निकालता है। साइकिलिंग, स्किपिंग, बास्केटबॉल, रनिंग, दीज आर वेरी गुड एक्सरसाइजेज। ये एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हैं, ये लंग एक्सटेंशन एक्सरसाइज है, ये चेस्ट की मोबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। जितना अच्छी मोबिलिटी चेस्ट की रहेगी, उनके पट्टे सख्त नहीं होंगे, उतनी ही अच्छी लंग क्लियरेंस रहेगी, क्योंकि फेफड़े को खुलने के लिए जगह मिलती रहेगी। नेक्स्ट, ये भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज है। जो राइट लेफ्ट साइड पे आपके हैं जिसपे ए लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटस लंबोरम स्ट्रेच है। इसमें क्या करेंगे, आप बच्चे को साइड लाइन पे लेटा के नीचे की तरफ टावल रखेंगे, टावल का रोल बना के रखेंगे, या पिलो रख सकते हैं, उसके ऊपर आप बच्चे को लेटाएंगे और अपना हैंड वो रेस करके रखेगा। पहले ही थोरेक्स उसका पूरा खुल गया है। सेकंड, आप क्या करोगे, जो चेस्ट पे और उसके के हिप की बोन के पास आप अपना हैंड प्लेस करोगे, जैसे कि इन्होंने प्लेस किया हुआ है, और उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर दोगे। क्वाड्रेटस लंबोरम का स्ट्रेच इसलिए जरूरी है, क्वाड्रेटस लंबोरम अटैच होता है डायफ्राम से। जब ये सख्त होने लगता है तो डायफ्राम को अपना प्रॉपर काम करने नहीं देता है, उसकी एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन से ही बच्चा प्रॉपरली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर पाता है। जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये अपनी पूरी लेंथ में रहेगा। कोई चीज अगर टाइट हो जाती है तो वो आपस में ऐसे फंस जाती है, मसल्स कोई भी। जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो अपनी पूरी लेंथ में रहेगा। जितना ज्यादा वो अपनी लेंथ में रहेगा उतनी अच्छे से बच्चे की लंग एक्सपेंशन हो पाएगी। दूसरी एक्सरसाइज है वो पूरी थोरेसिक एक्सपेंशन। आप उस बॉल के ऊपर लेट किया है और हैंड रेस किया हुआ है, उसकी पूरी थोरेक्स एक्सटेंड हो रहा है। जितना ज्यादा ये करेगा बच्चा उतना ही अच्छा है। इवन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बॉल के ऊपर आप जंपिंग एक्टिविटी भी करा सकते हैं, बच्चे को चेस्ट से होल्ड करके जंप करवाएं, उसके लिए वो भी बहुत अच्छा है। दैट्स इट, ये सेशन लेक्चर हमारा एंड हो गया।